नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एंड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। कहते हैं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अपनी बेबसी को बयां करते हुए लिखते हैं, 2 गज जमीन ना मिली कुहे यार में। कहते हैं जिस देश की बादशाहत या हुकूमत उनके हाथों में हुआ करती थी, अंतिम समय में उसी देश में उन्हें दफन होने तक के लिए भी जमीन नसीब नहीं होती है। इस पर वो अपनी अंतिम समय तक बेबसी जाहिर करते हैं। और साथ ही देखने को मिलेगा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार 1857 की क्रांति के बाद पूरे भारत पर अपनी विजय प्राप्त की। इसी के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे उन्होंने सीरीज ऑफ लॉज को पास किया ताकि भारत पर वापस जो कंट्रोल हो वो आसानी से किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने एक विशेष प्लानिंग को दिमाग में रखा, जिसमें एक और पंजाब, कलकत्ता की ओर से और मिडिल भारत की ओर से, तीनों ओर से इन्होंने जितने भी रिवॉल्यूशनरी प्रश्न को घेरने का प्रयास किया। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि जिस स्थान से क्रांति की शुरुआत हुई थी उसी स्थान से ये अपनी विजय की शुरुआत करते हैं और मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी होते हुए ये पूरे भारत की विजय प्राप्त करते हैं दोबारा। सो इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम विस्तार से जानते हैं। 10 मई 1857 को जिस क्रांति की शुरुआत मेरठ से सिपाहियों के द्वारा की गई थी, आगे चलकर इसमें मुगल बादशाह, राजा, महाराजा, तालुकेदार, सिपाही, किसान सब शामिल हो जाते हैं। इस वजह से क्रांति का विस्तार जन जन तक चला जाता है। इस वजह से जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर और आला कमान को ये लग गया था कि इस क्रांति को दबाना या कुचलना अब उतना आसान नहीं है। इस वजह से सबसे पहले ये 1857 की क्रांति के बाद देखते हैं कि इस पूरे भारत को वापस जीतने के लिए सीरीज ऑफ लॉज को पास करते हैं, जिसके अंतर्गत देखने को मिलेगा कि मई जून में ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से शांत थी। जैसे गर्मी के थपेड़ों में आदमी साइड में खड़ा रहता है या छप्पर के अंदर पड़ा रहता है, वैसे ही इस दौरान ये भारत को विजय करने के लिए स्ट्रैटेजी में अपना समय ज्यादातर व्यतीत कर रही थी, जिसमें मई एंड जून के अंतर्गत देखेंगे कि ये नंबर ऑफ द लॉज को पास कर रहे हैं ताकि यहां पर भारत विजय के दौरान इन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ यहां पर पूरे देश के अंदर ये मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर देते हैं और इसी के अंतर्गत ये इन लॉज के द्वारा न केवल मिलिट्री ऑफिसर्स बल्कि जितने भी आम ब्रिटिशर्स थे उनको भी अधिकार देते हैं। क्या अधिकार देते हैं देख लीजिए, द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियंस सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियंस। कितने कहते हैं कि जितने भी विद्रोही पर्सन थे, विद्रोही गतिविधियों में जो भी शामिल था उसको एक आम ब्रिटिशर्स भी पनिश कर सकता है। और इसी के अंतर्गत जितने भी जो ऑर्डिनरी ट्रायल्स हुआ करते थे कोर्ट के, उन सबको बंद कर दिया गया और अब केवल और केवल विद्रोहियों की एक सजा थी, वो थी सजाए मौत। तो इसी के अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार अब जितने भी रिवॉल्यूशनरी पर्सन के लिए जो नरम कॉर्नर या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख रही थी, वो तो केवल अब कुचलने पर उतारू थी, जिसमें वो सही और गलत नहीं केवल कुचलना चाह रही थी। इसी को आज हम विस्तार से देख रहे हैं। इसी के अंतर्गत आगे चलकर हम देखते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा कि जिस क्रांति की शुरुआत जो सिपाहियों के द्वारा मेरठ से की गई थी, ये भी उसी स्थान से अपनी जीत की शुरुआत करते हैं और उसके बाद ये दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, दिल्ली क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि दिल्ली का जो इंपॉर्टेंस रिवॉल्यूशनरी मींस विद्रोहियों के लिए भी बहुत ज्यादा था और वैसा ही सिंबॉलिक भी अंग्रेजों के लिए था, क्योंकि दिल्ली पर कब्जा मींस देश पर कब्जा। तो ऐसा ही ये ब्रिटिश सरकार भी मान रही थी। इस वजह से ये इसके बाद मेरठ के बाद दिल्ली पर अपना अधिकार करते हैं और इसी कंटिन्यूटी में कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और अंत में देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जो
हुरोज के द्वारा हराकर और बाकी छुटपुट जितने भी क्षेत्र थे उन पर कब्जा करके ये दोबारा भारत विजय पूर्ण करते हैं। सो इसी को हम आगे चलकर और देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत देखने को मिलेगा कि अभी तक इनके द्वारा देखेंगे जो सीरीज ऑफ लॉज पास किए गए, साथ ही साथ अब प्लानिंग भी बनाई जाने लगी। प्लानिंग्स में क्या था वो भी आप देख लीजिए। कहते हैं कि जैसे रिंग फेंस पॉलिसी में किसी भी दुश्मन को या जंगल के अंदर किसी भी जानवर का शिकार करना होता है तो उसको चारों ओर से घेरा जाता है, तो वैसी ही पॉलिसी ब्रिटिश सरकार जितने भी रिवॉल्यूशनरीज या क्रांतिकारी जितने भी थे, आम जन थे, क्रांतिकारी सिपाही थे, उन सबको घेरने की तैयारी कर चुकी थी। जिसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि जो मोस्टली जो शांत स्थान रहा पंजाब, उसकी ओर से आगे बढ़ते हैं दिल्ली की ओर, साथ ही साथ कलकत्ता की ओर से वह मध्य भारत की ओर से, तीनों ओर से ये जितने भी सिपाही थे या रिवॉल्यूशनरी थे उनको घेरने की स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। और इसी के अंतर्गत आगे चलकर जब हम देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स अटैक ऑन दिल्ली। अभी तक तो हमने देखा कि किस प्रकार इनके द्वारा कैसे प्लानिंग बनाई गई। सबसे पहले सीरीज ऑफ लॉज को पास किया गया और उस सीरीज ऑफ लॉज के बाद इन्होंने प्लानिंग में तीनों ओर से पूरे देश को घेरा गया और दिल्ली पर अटैक करने के लिए पंजाब और कलकत्ता के रास्ते ये आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए और दिल्ली पर हम चर्चा कर देते हैं। आर्म्ड with these newly enacted special laws and the reinforcement brought in from Britain, the British began the task of suppressing the revolt। कहते हैं अभी तक इनके द्वारा जितने भी लॉज पास किए गए थे, साथ ही साथ ब्रिटेन के द्वारा जो आर्मी भेजी गई थी उसकी मदद से ये अब वापस भारत विजय की ओर बढ़ जाते हैं। और ये जो ब्रिटिश आर्मी भेजी गई थी वो थी कॉलिन कैंपबेल की लीडरशिप में। कहते हैं 54,000 आर्मी भारत की ओर आई थी ताकि भारत में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उस क्रांति को दबाया जा सके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को यह लग गया था कि अगर यहां से उनका अंपायर उखड़ जाता है, साम्राज्य उखड़ जाता है, तो उनको बहुत ज्यादा हानि होने वाली थी। गिद्ध की तरह ये भारतीय मार्केट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे और इस वजह से ये भारत से अपना मार्केट यहां से खत्म नहीं करना चाहते थे। इस वजह से ये हुक और कुक कैसे भी हो भारत पर अपनी पकड़ गिद्ध की तरह, पंजों की तरह ये बनाए रखना चाहते थे। इसी के अंतर्गत जब देखेंगे, दे लाइक द रिबेल्स रिकॉग्नाइज द सिंबॉलिक वैल्यूज ऑफ दिल्ली। जिस प्रकार मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस प्रकार रिवॉल्यूशनरी पर्सन्स के लिए सिंबॉलिक दिल्ली का इंपॉर्टेंस था, वैसे ही अंग्रेजों के लिए भी दिल्ली उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी रिवॉल्यूशनरी पर्सन के लिए। द ब्रिटिश दस द माउंटेड अ टू प्रॉन्ग्ड अटैक। कहते हैं यहां पर दोनों ओर से अटैक होता है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ यहां पर देखने को मिलेगा कलकत्ता और पंजाब के रास्ते ये यहां पर अटैक। चलिए देख लेते हैं। दिल्ली पर ये सबसे पहले पंजाब और कलकत्ता की ओर से अटैक करते हैं और दिल्ली को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। कौन? जितने भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे। रिकवर दिल्ली। जब दिल्ली पर आकर हम टिकते हैं तो देखने को मिलेगा कि इसकी शुरुआत जून 1857 से करते हैं, लेकिन लेट सितंबर दैट द सिटी वाज फाइनली कैप्चर्ड। कहते हैं जिसकी शुरुआत जून से होती है और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक जाकर ये पूरी दिल्ली पर अपना अधिकार जमा पाते हैं। कौन? ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब ऐसा क्यों हुआ सर, ये बताइए। जून से लेकर बात करें सितंबर तक इतना समय क्यों लगा, इस बात को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कहते हैं द फाइटिंग एंड लॉसेस ऑन बोथ साइड्स वर हैवी। कहते हैं अगर अंग्रेजों की बात करें, अगर ब्रिटिशर्स की बात करें और दूसरा रिवॉल्यूशनरीज की बात करें, तो दोनों साइड से दोनों लोगों को जमकर नुकसान हुआ, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंस ब्रिटिशर्स लोगों के लिए था,
जितना इंपॉर्टेंस दिल्ली का इन लोगों के लिए था उतना ही इन लोगों के लिए भी था। ये दोनों दिल्ली के इंपॉर्टेंस को समझते थे और यहां पर कहते हैं कि वन रीजन फॉर दिस वाज द फैक्ट दैट रिबेल्स फ्रॉम all over North India had come to Delhi to defend the capital। कहते हैं कि दिल्ली को बचाने के लिए जितने भी रिवॉल्यूशनरी पर्सन थे अलग अलग स्थानों में नॉर्थ इंडिया से वो केवल दिल्ली पहुंचते हैं ताकि दिल्ली को बचाया जा सके। और इधर ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि कैसे हुक और कुक दिल्ली को अपने कंट्रोल में लाया जा सके। इस वजह से दोनों साइड से जमकर यहां पर लड़ाई होती है या एक दूसरे से लोहा लिया जाता है। इसी लोहे के अंदर जब लोहा लिया जाता है तो यहां पर देखने को मिलेगा कि जो रिवॉल्यूशनरी पर्सन्स थे वो उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। एक तो दूसरी यहां पर उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं था और दूसरा देखने को मिलेगा कि वो उतने ट्रेन नहीं थे ब्रिटिश आर्मी की तरह। और साथ ही साथ बैक कहते हैं गोली एक चलने के बाद दूसरी गोली ऑटोमेटिक बंदूक में आती है, लेकिन यहां वैसा नहीं था। कहते हैं कि एक बार बख्त खां अपने मैसेज भिजवाते हैं कि हमें खाने के लिए भुने चने भेज दीजिए। ऐसी स्थिति थी, लड़ाई के दौरान भी खाने तक के जहां लाले पड़े हो वहां युद्ध भूखे पेट कैसे लड़ा जा सकता है। तो इसी दौरान देखते हैं कि अंत में यहां पर जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने हथियार डालने लगते हैं या हारते हैं। जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में देखने को मिलेगा ज्यादातर जो ब्रिटिशर्स थे वो लाठी और पत्थरों से ज्यादा घायल हुए थे बंदूकों के बजाय। जो जिस बंदूक को लेकर इन्होंने क्रांति की थी अंत में उसी बंदूक को दबाकर रिवॉल्यूशनरीज चलाए थे, जमकर उसी बंदूक का यूज किए थे। लेकिन जब गोली खत्म हुई तो गोलियां थी नहीं और उधर से ब्रिटिश साम्राज्य के जितने भी सिपाही थे, ऑफिसर्स थे, गोली नहीं तोप से इन पर हमला कर रहे थे। दूर से ही देखा और दूर से ही उड़ा दिया, उड़ गए, आने से पहले लाठी और पत्थर लेके आए। तो कहते हैं कि यहां पर इस वजह से जितने भी रिवॉल्यूशनरीज को हथियार डालने पड़े। ब्रिटिश कॉल्ड आर्मी फ्रॉम पंजाब फर्स्ट ऑफ ऑल रिगेन दिल्ली। जॉन निकोल्सन वॉज किल्ड इन दिस कैंपेन। कहते हैं जॉन निकोल्स जो ऑफिसर था इस कैंपेन के अंदर मारा जाता है। और साथ ही साथ देखेंगे कि जो हर्सन है प्रूडेंटली किल्ड टू सन ऑफ बहादुर शाह जफर, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा एंड ए ग्रैंड सन मिर्जा अबू बकर। कहते हैं जो हर्सन है वो धोखेबाजी से बहादुर शाह जफर के दो बेटे व उनके पोते को कैप्चर कर लेता है और उड़ा देता है। इसी दौरान देखने को मिलेगा कि ये बहादुर शाह जफर की ओर भी बढ़ता है और बहादुर शाह जफर को ये हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के मकबरे में कैप्चर कर लेता है। और यहां पर देखने को मिलेगा यहां से ही उन्हें सजा दी जाती है और यहां से ही बर्मा मींस इसके कैपिटल रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है कि यहां पर ही वो अपने दर्द को बयां करते हुए कहते हैं कि 2 गज जमीन ना मिली कुहे यार में, कि जिस देश की बादशाहत मेरे हाथ में हुआ करती थी, जहां का एक पत्ता भी मेरी परमिशन के बिना नहीं हिला करता था, उस देश के अंदर मुझे दफन होने के लिए भी जमीन नसीब नहीं होती है। तो इस पर ये अपनी बेबसी को व्यक्त करते हैं। साथ ही देखने को मिलेगा कि बहादुर शाह जफर के जो सेनापति थे बख्त खां, जिन्हें इससे पहले कोई लड़ाई लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, अंतिम समय में वो भी 1859 में मई में हार जाते हैं और युद्ध के अंतर्गत मारे जाते हैं। तो इस प्रकार दिल्ली पर न केवल बादशाह बल्कि जितने भी रिवॉल्यूशनरीज का कंट्रोल खत्म होता है और वापस ब्रिटिश सरकार दिल्ली में अपने पैर जमाने में कामयाब होती है। सो इसी को यहां पर देखा। अब चलते हैं इसके आगे। दिल्ली विजय के बाद अब ये भारत के अन्य कोनों में नॉर्थ इंडिया की ओर मूव होने वाले थे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे गैंगेटिक प्लेन। जब गैंगेटिक प्लेन की बात आती है तो यहां पर देखने को मिलेगा कि गैंगेटिक प्लेन जब दिल्ली से ये गैंगेटिक
प्लेन की ओर जब बढ़ते हैं तो इनकी स्पीड है, किनकी, ब्रिटिशर्स की स्पीड बहुत स्लो होती है। ऐसा क्यों होता है उसको पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। कहते हैं अगर जब हम नंगे पैर हों और जमी के अंदर चारों ओर कांटे बिछे हों, या वैसे कि हम शत्रु जमी पर हो और वहां चारों ओर से क्या पता कौन हमारा शत्रु हो जाए, तो हम डरे और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही ब्रिटिशर्स के लिए था कि उनको लग गया था कि ये केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं है, ये जन जन का विद्रोह है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा आतंकित थे। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अब हमें यहां इन शहरों को नहीं जीतने था, अब गांव से गांव की ओर बढ़ना था। एक गांव को जीतने के बाद दूसरे गांव की ओर बढ़ना था। अब इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी स्पीड गैंगेटिक बेल्ट में आते ही कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। द कंट्री साइड एंड द पीपुल्स अराउंड वर एंटायरली हॉस्टाइल। कहते हैं यहां पर जितने भी लोग थे उनका व्यवहार ब्रिटिशर्स को शत्रुतापूर्ण लगता है और वो उस चीज से आतंकित है या डरे हुए हैं कि हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। इस वजह से as soon as they begin their counter-insurgency operations, the British realized that they were not dealing with a mere mutiny. कहते हैं कि वो केवल और केवल सिपाहियों के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरे के पूरे यहां पर देखेंगे ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट्स, उनके साथ एक बहुत बड़ा सपोर्ट मींस बैकअप है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। जिसको नेक्स्ट वर्ड में अगर इन अवध में देखें तो ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि जितने भी द 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिबेलियन। कहते हैं कि टोटल जो मेल पॉपुलेशन था एडल्ट का, किनका, एडल्ट का, एडल्ट के अंदर कहते हैं कि 3/4 जितने भी लोग थे वो क्रांतिकारियों से मिले हुए थे या क्रांति के अंदर भागीदारी निभा रहे थे। सो इसी के अंतर्गत द एरिया वाज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ओनली इन मार्च 1858 आफ्टर प्रोट्रैक्टेड फाइटिंग्स। कहते हैं मार्च 1858 तक ये अपने अधिकार क्षेत्र में इस क्षेत्र को ला पाते हैं, इस वाले गैंगेटिक बेल्ट को। अब चलिए और चलकर जब देखते हैं कि लखनऊ की जब बात करते हैं तो नवाब का नाम तुरंत आ जाएगा। कहते हैं अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जो कलकत्ता विजय से भारत विजय में कंपनी के कंधे से कंधा मिलाकर कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे, अंत में जब 1856 के अंतर्गत उसी ही कंधे को ब्रिटिश साम्राज्य उखाड़ फेंकते हैं और कहते हैं कि वो कंधा उनको तब तक ही जरूरत थी जब तक, जैसे बचपन में आजकल देखते हैं कि समाज बड़ा मेटलिस्टिक हो गया है और इस मेटलिस्टिक के दौर में कि बच्चों को पापा की उंगली तब तक याद रहती है जब तक कि वो पापा के कंधे तक ना खड़े हो जाएं। जैसे ही कंधे के बराबर आते हैं उसको भूलने लगते हैं। लेकिन यहाँ इस रेफरेंस को उतना नहीं यूज कर पाएंगे। ये ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो केवल शोषण की नीतियों पर आधारित था, उस वजह से ये केवल शोषण ही करना जानता था। तो जो कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रहा था अवध उसी कंधे को उखाड़ फेंकते हैं 1856 में। और कहते हैं अब क्या था कि जैसे ही नवाब को भेज दिया भाई साहब कोलकाता चले जाइए। अब नवाब कोलकाता चले गए और यहां देखेंगे कि इसके बाद जब क्रांति होती है तो क्रांति में बेगम हजरत महल अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर के लिए क्रांति में कूद पड़ती है, क्रांति की मसाल को हाथ में लिए हुए। और यहाँ पर जितने भी जो मौलवी हैं उसमें सबसे ज्यादा वो भी योगदान देते हैं और लोगों में जन जन में क्रांति का प्रचार प्रसार करते हैं और उनको इस क्रांति से जोड़ने में भी सफल होते हैं। पूरे लखनऊ अवध के अंदर क्रांति का बिगुल बज रहा था। जितने भी सिपाही थे वो सब पूर्ण रूप से नवाब के झंडे के नीचे आ गए थे, जिसमें नवाब, तालुकेदार, जितने भी छोटे मोटे लोग थे आसपास के, सब बेगम हजरत महल से आ मिले थे। इसी दौरान देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हेनरी लॉरेंस क्या करते हैं, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश जितने भी लोग थे, उनको आकर
प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इसी दौरान हेनरी लॉरेंस लखनऊ के अंदर मारे जाते हैं और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऑफिसर इंग्लिश के नाम से होता है, वो स्थिति को थोड़ा संभाले रखते हैं कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ पर हैवलॉक और आउटरम 2 ऑफिसर्स आते हैं और वो जितने भी क्रांतिकारी थे उनको इस स्थान से तितर बितर कर देते हैं। और अंत में आपको मैंने पहले ही बताया था कि कॉलिन ऐसे लिखना है, ये थोड़ा सा इस मीनिंग को देख लीजिएगा। ये कॉलिन कैम्पबेल की लीडरशिप में जो 54,000 सिपाही जो आर्मी आई थी वो वापस अवध को जीतने में मदद करती है और इन्हीं 3 ऑफिसर्स की मदद से वापस लखनऊ को विजय प्राप्त करने में या लखनऊ पर कंट्रोल करने में मदद मिली। सो ये वाली चीज हमें यहां देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर देखने को मिलेगा कि अभी भी यहां पर जो गोरखा रेजिमेंट हो, जितने भी सिपाही थे वो अभी भी भारतीय थे जो ब्रिटिशर्स की ओर झुकाव रख रहे थे। कहते हैं जब हम देखते हैं इसके प्रचार प्रसार को, तो अब जब यहां पर देखने को मिलेगा केवल नॉर्थ इंडिया को छोड़कर ये क्रांति ना तो पंजाब की ओर, ना साउथ की ओर, ना इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये क्षेत्र पूर्ण रूप से अछूता रहा। तो मतलब इसका जो क्षेत्रीय विस्तार था वो उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं था। और जितने भी विद्वान हो, जितने भी मनी लेंडर्स हो, ग्रेन डीलर्स हो, वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि इन आतंकियों को ईश्वर इनकी सजा दे और उनके लिए, और वो ब्रिटिश साम्राज्य के विजय की कामना करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कहते हैं जब अपना हाथ ही अपने हाथ को काटने लगे तो दूसरे से लड़ाई कैसे की जा सकती है। सो वैसा ही इन क्रांतिकारियों के सामने ऐसा ही देखने को मिलता है। सो इस प्रकार लखनऊ विजय होती है और जब देखते हैं तो कितनी निर्ममता से इन्होंने इस विद्रोह को कुचला। इसको हम यहाँ पर सिकंदराबाद लखनऊ के, जिसमें जो नवाब वाजिद अली शाह का था आराम वगैरह फरमाने के लिए, इसमें यहाँ पर 4 लोग दिखाई देंगे घोड़े के साथ में जो वो देख रहे हैं। कहते हैं कि 2000 सिपाहियों का दल यहां पर तैनात था। 2000 सिपाहियों का, जो 2000 सिपाही थे जैसे ही कैंपबेल की लीडरशिप में आते हैं, जितने भी सिपाही आते हैं इनमें घमासान टक्कर होती है और जितने भी ये सिपाही यहां पर ही कहते हैं शहीद हो जाते हैं। और शहीदों के यहाँ पर देखेंगे जितने भी ये जो बॉडी स्केलेटन हो या फिर जितने भी बॉडी पार्ट्स हो, ये आपको इस पूरे क्षेत्र के अंदर दिखाई देंगे। और ये लोग वही देख रहे हैं कि किस प्रकार बुरी तरी से या निर्ममता के साथ इस विद्रोह को ब्रिटिश साम्राज्य ने दबाया ही नहीं, लोगों के अंदर दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की ताकि ये नहीं अब आने वाली पीढ़ी भी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सिर उठाने के काबिल ना बच जाए। तो ये सारी ब्रिटिश साम्राज्य की पॉलिसी थी। इस वजह से ये इतनी निर्ममता से आम लोगों के साथ पेश आती है। जब हम कानपुर की ओर चलकर देखते हैं, यहाँ पर नाना साहब, जिसे हम धोंदू पंथ के नाम से भी जानते हैं, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं। जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होती है तो अभी तक उन्हें पेंशनर बनाया गया था। अंतिम जो मराठा वॉर के बाद जब पापा की मृत्यु हुई तब नाना साहब डिमांड करते हैं साहब हमको भी पेंशन दीजिए। तो अंग्रेज कहते हैं भाई साहब जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, समझौता किया था, वो तो पापा के साथ किया था। अब वो पापा गए ऊपर, समझौता अब गया ऊपर, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, चलो कल्टी मारो। इस वजह से नाना साहब नाराज हो जाते हैं और कहते हैं वो वहां से बिठूर से छोड़कर यहाँ पर आकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर देते हैं। ऑन सितंबर 1857 ब्रिटिश अगेन टुक द कानपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ सर कैंपबेल। कहते हैं कैंपबेल की लीडरशिप में यहाँ पर नाना साहब का झंडा लहराता है, लेकिन अंत में वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने हथियार डाल देते हैं और सर जो कॉलिन कैंपबेल है पूर्ण रूप से वापस
कानपुर को भी रिकैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पर देखने को मिलेगा नाना साहब कानपुर छोड़कर नेपाल की ओर चले जाते हैं। इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा तात्या टोपे escaped from कानपुर and reached झांसी, नाना साहेब फ्लीड टू नेपाल। सो ये वाली बात देखिए कि जैसे ही नाना साहब यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर अधिकार होता है तो तात्या टोपे भी इनका साथ छोड़कर झांसी को चले जाते हैं। तो इस प्रकार वापस कानपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अभी तक इन लोगों ने दिल्ली जीता, अवध मीन्स लखनऊ जीता और अब जीत चुके हैं कानपुर। अब कानपुर के बाद देखेंगे, अंत में देखेंगे यहाँ पर झांसी को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर हुरोज की कमांडर थी जिसमें वो रानी लक्ष्मीबाई को मार्च 1858 के अंदर पराजित करते हैं और यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई निकलकर आगे बढ़ती हैं और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये ग्वालियर पहुंचती है और ग्वालियर में यहाँ पर जो सिंधिया के 20,000 सैनिक हैं वो रानी लक्ष्मीबाई से आकर मिल जाते हैं और उसी के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। लेकिन देखने को मिलेगा कि नियति को कुछ और ही परिणाम देना था। नियति में जो लिखा होता है उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता और ऐसा ही यहाँ पर होता है। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अंत में लड़ते हुए, लोहा लेते हुए ब्रिटिश साम्राज्य से वीर गति को प्राप्त होती है और कहते हैं कि जब हुरोज अपने शब्दों को जब बयां करते हैं तो कहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी थे, दिस इज द ओनली मैन अमॉन्ग इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, कहते हैं जितने भी लोग थे उनमें से केवल और केवल ये अकेली मर्द थी, जिसको आगे चलकर जो सुभद्रा कुमारी चौहान बड़े खूब शब्दों में बयां कर दी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी हमने यही कहानी थी। जो आम लोगों के अंदर जन जन में झांसी की रानी मतलब लोगों के जबान से चढ़कर बोलने लगी, उसकी वीरता बोलने लगी। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी की वीरता का बखान बड़े सुंदर तरीके से जन जन के मध्य करती हैं। सो ये वाली चीजें भी यहाँ हमको देखने को मिलती है, जिसे हुरोज जो इनसे टक्कर लिया था वो भी कहता है कि इन सभी जो मर्दों के बीच में अकेली मर्द थी जो इस ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने में आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया। सो ये वाली बात भी यहाँ देखने को मिलती है। आगे चलकर देखते हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी जाती हैं तो यहाँ पर भी तात्या टोपे के साथ भी एक भारतीय धोखा करते हैं और वो ब्रिटिश अधिकारियों को पकड़ा देते हैं और इसी दौरान तात्या टोपे की भी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पूरा का पूरा सीन हमें देखने को मिलता है। अगर आगे चलकर हम देखते हैं तो देखेंगे कि आरा के अंदर, बरेली के अंदर कैंपवेल कर लेते हैं तो धीरे 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 अब पूरे भारत पर अंग्रेजों का वापस कंट्रोल हो जाता है। इसी के अंतर्गत देखेंगे ब्रिटिशर्स ब्रेक अप द यूनिटी। कहते हैं यहाँ पर जब इस विजय के बाद भी जितने भी आम लोग थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, वो अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे। इन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए व साथ ही साथ यूनिटी को तोड़ने के लिए भी ब्रिटिश साम्राज्य अभी काम कर ही रहा था। इसी के अंतर्गत देखेंगे ये अलग अलग प्रकार के लालच देने में कामयाब रहते हैं। लेकिन कामयाब तो लालच देने में रहते हैं, लेकिन जितने भी भारतीय लैंडलॉर्ड्स थे, पीजेंट्स थे, रिच पीपल्स थे, वो उस कामयाबी को ज़्यादा दूर तक सक्सेस नहीं होने देते हैं। कहते हैं वो उनके झांसे में नहीं आते हैं। इस वजह से देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो जमींदार या तो मारे जाते हैं या देश छोड़कर नेपाल की ओर चले जाते हैं। सो ये वाली स्थिति हमें
यहाँ पर देखने को मिलती है। 1857 की क्रांति के दौरान व उसके बाद जितने भी विद्वान लोग थे उन्होंने अपनी लेखनी व अपनी पेंटिंग से इस क्रांति को और ज़्यादा हवा दी। जब बात करते हैं भारतीय क्रांतिकारियों की तो उनके बहुत कम एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं जिसमें उनके घोषणा पत्र और लेटर या कुछ ही मिल पाते हैं। लेकिन जब दूसरी ओर ब्रिटिशर्स की ओर जाकर देखते हैं तो ब्रिटिश अधिकारी अपनी डायरीज, लेटर्स, मेमोज और जितने भी जो रिकॉर्ड्स थे उनको बखूबी मेंटेन करते और उन्हीं के द्वारा क्रांति का मैसेज या क्रांति की बातें वो लंदन तक पहुंचाते। और यहाँ पर जब बातें आती तो ब्रिटिश मीडिया उनको बढ़ा चढ़ाकर लोगों को भारत के अंदर रिवॉल्यूशनरीज गतिविधियों को दबाने के लिए आंदोलित करने का प्रयास करता। इसी दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा रिलीफ ऑफ लखनऊ पर हम चर्चा करते हैं जो थॉमस जोन्स बार्कर की एक पेंटिंग है 1859 में इनके द्वारा बनाई गई। इस पेंटिंग के अंतर्गत जब देखते हैं जब लखनऊ में जितने भी क्रांतिकारी अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो इसी दौरान जितने भी जो ब्रिटिशर्स थे, जितने भी लोग थे उनको बचाने के लिए लॉरेंस अपना दमखम लगा देते हैं और इसी दौरान वो भी मारे जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर जो इंग्लिश था इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल बनाए रखता है, लोगों को बचाए रखता है। कहते हैं 15 से 20 दिन की 20 दिन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से हेल्प आती है जिसमें हम देखने को मिलेगा हैवलॉक और आउटरन जो ऑफिसर हैं वो आते हैं और आकर वापस इस क्षेत्र पर जितने भी जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे उनको यहाँ से तितर बितर कर देते हैं। और जैसे ही कैंपबेल आता है सिपाहियों के साथ और वापस ये लखनऊ पर अपनी विजय का झंडा फहरा देते हैं। जिसमें यहाँ पर जब देखेंगे कि जो 3 ऑफिसर हैं जिसमें यहाँ पर जो हैवलॉक और आउटरन और कैंपबेल को इस पेंटर के द्वारा बखूबी रूप से एक नायक या हीरो के रूप में वर्णन या वर्णित किया गया है। जिसमें सामने जो अलग अलग डेड बॉडीज दिखाई देगी, साथ ही साथ जख्मी लोगों को भी दिखाया जाएगा। तो इतनी निर्ममता से इन्होंने वापस लखनऊ को रिकैप्चर्ड किया। इस बात को यहाँ पर हमें ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि जब जोसेफ नॉयल पैटोन जो 1859 में पेंटिंग बनाते हैं, इस पेंटिंग को जब गौर से देखते हैं जितने भी वुमेन्स हो, चिल्ड्रंस हो, ये सब ईश्वर से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं अब ईश्वर का ही सहारा है कि वो जितने भी रिवॉल्यूशनरी पर्सन से हमें बचाए रखे, हमारी असमत को बचाए रखे, हम पर आशीर्वाद ईश्वर बनाए रखे। ऐसी चीज़ें ये यहाँ पर जो पेंटर्स थे लोगों के दर्द को या उनके दुख को अपने ब्रश से कैनवास पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं और उसी कैनवास को ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर्स थे वो न्यूज़पेपर में छाप रहे होते हैं। तो इस वजह से जितना भी जो ब्रिटिशर्स सोसाइटी थी और ज़्यादा भारतीयों पर बुरी तरीके से इस आंदोलन या इस विद्रोह को दबाने के लिए दबाव बनाती है। सो ये वाली बात भी यहाँ देखने को मिलती है। जब हम मिस व्हीलर की बात करते हैं तो मिस व्हीलर अब ईश्वर की तरफ नहीं देख रही हैं, ईश्वर के साथ साथ ये देखेंगे जो होली टेक्स्ट है बाइबल की भी रक्षा करती है। स्वयं की रक्षा के साथ साथ जितने भी क्रांतिकारी थे उनसे जमकर लोहा लेते हुए यहाँ पर हम इन्हें देख सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। और अब स्थिति वापस पलट गई थी। कहते हैं 1857 की जब क्रांति होती है तो क्रांतिकारी जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो ब्रिटिश साम्राज्य पर हावी हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद 58 तक आते आते अब ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों पर, क्रांतिकारियों पर हावी होता है, जिसको इस न्यूज़पेपर्स या पेंटर्स के द्वारा देखने को मिलेगा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ क्या बनाते हैं, लॉयन बनाते हैं और बंगाल को टाइगर के रूप में दिखाते हैं, बंगाल टाइगर। और कैसे ये जो रिवॉल्यूशनरीज पर
जो ब्रिटिश साम्राज्य कैसे हमला कर रहा है या उसको वापस रिकैप्चर कर रहा है या अपने पंजे में दबा रहा है। इस प्रकार ये पेंटर्स इन पेंटिंग से बखान करते हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ ये जो गतिविधियां हैं इसी पिक्चर से भी समझने को मिलती है। साथ ही साथ जब क्रांति का अंत होता है तो क्रांति के अंत के समय देखने को मिलता है कि जितने भी जो क्रांतिकारी थे या तो युद्ध में मारे गए या जो कैप्चर्ड हुए उनको बुरी से बुरी सजा यहाँ पर देते हुए हम देख सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि ज़्यादातर को या तो फांसी दे दी गई या जितनी भी जो तोपें लगी हुई थी उन तोपों से इनके द्वारा उड़ा दिया गया। तो इस प्रकार की सजा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स भारतीय सिपाहियों को दे रहे हैं, जिसमें उनका मकसद केवल सिपाहियों को सजा देना नहीं था, वो समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। खुले में सजा देकर ये देना मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी ने भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो उनका परिणाम कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो लोगों के मध्य आतंक फैलाना चाहते थे ब्रिटिश साम्राज्य का। साथ ही साथ जब हम दिल्ली की बात करें तो इतना तक जो इतिहासकार लिखते हैं कि लोगों की लाश ऐसे टकी हुई मिलती थी जैसे पेड़ के जो पत्ते होते हैं वैसे टहनियों पर लटकी हुई मिलती थी। तो इस प्रकार बुरी या बड़ी निर्ममता के साथ इस क्रांति का ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा अंत किया गया या लोगों को आतंकित किया गया या अत्याचार किया गया, ऐसा भी कह सकते हैं। और कहते हैं जो हिंदू मुस्लिम्स के द्वारा जो यूनिटी दिखाई गई थी उसको तोड़ने के लिए ये क्या करते हैं, बहुत सारे हिंदुओं को गाय की खालों के अंदर और बहुत सारे मुस्लिम्स को जिंदा लोगों को सुअर की खाल के अंदर सिलवा दिया गया। ऐसे निर्मम अत्याचार इस साम्राज्य के द्वारा भारतीय सिपाही, भारतीय किसान, भारतीय आमजन के साथ किए गए। तो ये सारी बातें हमने इस टॉपिक के अंतर्गत समझी, देखी और जानी। और अंत में हम देखते हैं द क्लीमेंसी ऑफ द कैनिंग। इस क्लीमेंसी के अंतर्गत देखेंगे कि अब ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय सिपाहियों के साथ थोड़ा फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस फ्रेंडली के अंतर्गत देखते हैं कि ये थोड़े से मतलब सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं, लेकिन इसी सॉफ्ट कॉर्नर के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है वो सैटायर करते हुए लिखते हैं कि जो बुजुर्ग आदमी है कैनिन है वो भारतीय सिपाहियों के साथ मित्रता या अपनत्व का अभी भी भाव अपनाए हुए हैं, जो अपने दोनों हाथों में तलवार लिए हुए हैं और वो भी खून से सनी हुई। सो ये वाली बातें हमें इस पिक्चर में जो भी पेंटर्स थे उन्होंने अपनी जो ब्रश से जो कैनवास पे जो चित्र उकेरे उससे वो क्रांति की जो दशा और दिशा को बताने में सफल हुए या नहीं हुए, इन सारी बातों को आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे और साथ ही साथ अपनी राय भी देंगे कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो राय जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।